व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे थे और एक पार्ट मैंने आपको करा दिया था। यहाँ पे हम दूसरा पार्ट करेंगे और चैप्टर को एंड तक लेके जाने की कोशिश करेंगे सो दैट हमारा ये भी कवर हो जाए एंड देन हम आगे बढ़ पाए। चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग चैप्टर को। और आज वाले टॉपिक्स भी बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, मजा आ जाएगा पढ़ के। चलिए लेट्स बिगिन। अब हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सीखेंगे। एक होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा माहौल की बात हो रही होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंट कैसा है, फॉर्मल एनवायरमेंट है या इनफॉर्मल एनवायरमेंट है। फॉर्मल एनवायरमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात हो रही है, सब लोग अपने रूल्स, अपने अपने रेगुलेशंस के हिसाब से, अपने अपने रोल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं हो रही, तो ये सब फॉर्मल एनवायरनमेंट हम लोग उसको बोलते हैं। इनफॉर्मल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? इनफॉर्मल एनवायरनमेंट होता है जहां पे दोस्ती आ रही है ना। ऐसा एनवायरनमेंट कोई डेलिबरेटली या इंटेंशनली नहीं बनाता, ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है। देखो जब आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस होके जाओगे, यानी आपकी जब प्लेसमेंट होगी, जब जॉब लगेगी, जब आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो शुरू का एक हफ्ता आपके लिए काफी फॉर्मल होगा कि आप लोग बस अपने रिलेटेड काम से रिलेटेड बात कर रहे होगे। वो इंटेंशनली वैसा एनवायरनमेंट बनाया गया है, उसको मैं बोलूंगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जितना जैसे जैसे आप समय बिताओगे, आपकी फ्रेंडशिप्स बनेंगी, आपके दोस्त यार बनेंगे, आप वहां पे थोड़ा बातचीत करोगे एक दूसरे से, आप उस सिचुएशन में एक दूसरे के साथ घुलो मिलोगे, आपके एक फ्रेंडली रिलेशंस बन जाएंगे, तो वो फॉर्मल में से ही इनफॉर्मल रिलेशंस निकल आते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझे? तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों होती हैं, लेकिन इंटेंशनली कौन सी बनाई जाती है? फॉर्मल। अनइंटेंशनली कौन सी निकल आती है? इनफॉर्मल। राइट? देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसको डिजाइन करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए। इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी कितनी पावर, किसकी कितनी जिम्मेदारी, बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड होती है इसके अंदर। एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना होता है अलग अलग एक्टिविटीज में। ठीक है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड इंटेंशनली। ये बात जरूर एग्जाम में लिख के आना, ये इंटेंशनली बनाई जाती है। पर्पस इज द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। गोल्स अचीव होते हैं इसके अंदर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स्ड अथॉरिटी। हर इंडिविजुअल का अपना एक फिक्स्ड काम है, वो उसको निभा रहा है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। स्केलर चेन फॉलो करी जाती है इसके अंदर अच्छे से। ठीक है? स्केलर चेन का मतलब कम्युनिकेशन का एक पैटर्न है कि ए बी को, बी सी को, सी डी को बताएगा, सारी चीजें ऐसे। राइट? एडवांटेजेस क्या होंगे इसके? देखो, नंबर 1, सिस्टमैटिक वर्किंग। आपको एक प्रॉपर बढ़िया तरीके से सिस्टमैटिकली काम देखने को मिलता है क्योंकि सब कुछ बहुत वेल डिफाइंड होता है। इट रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग। कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड रहती हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के साथ, यानी इसके अंदर किसी तरीके का कोई मिसमैच नहीं होता, किसी तरीके का कोई लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं होता, सब कुछ प्रॉपरली चलता रहता है। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो, फुलफिल करते हो। नेक्स्ट आता है इसके डिसएडवांटेजेस। समटाइम्स लिखा हुआ है डिले इन एक्शन। एक्शन डिले होता है, कारण स्केलर चेन फॉलो करना। आप स्केलर चेन फॉलो करके चलते हो ना कि ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, उस चेन के चक्कर में कई बार आपको जो क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो नहीं हो पाती, डिले हो जाती हैं चीजें। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। जो काम है उस पे ही फोकस करा जाता है और समटाइम्स एम्प्लॉइज अगर वो थोड़ा इंटरनली बीमार फील कर रहा है, इंटरनली वो थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहा है, उसको वहां पे अपने पर्सनल चीजें शेयर करने का राइट ही नहीं है, क्योंकि वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे वो थोड़ा सा टूट जाता है अंदर से, थोड़ा सा वो, मैं बोल सकते हैं कि उसको अच्छा फील नहीं होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो एम्फेसिस सिर्फ काम पे है तो कई बार एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड फील करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गिव इंपॉर्टेंस टू वर्क ओनली। इट इग्नोर्स ह्यूमन रिलेशंस, क्रिएटिविटी, टैलेंट। इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी। इसके अंदर क्रिएटिविटी को अच्छे से रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सामने वाले को कुछ बहुत ज्यादा इनिशिएट
करने का मौका ही नहीं दिया जाता। वो अपने अपने असाइंड रोल के अंदर काम करता रहता है, उसके और क्या क्या टैलेंट है वो कभी निकल के बाहर ही नहीं आते। तो ये इसके अंदर एक इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन में चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी, तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए इसके। अब चलते हैं हम इनफॉर्मल पे। इनफॉर्मल मैंने आपको क्या बताया, ये आप कभी इंटेंशनली नहीं बनाते हो, ये खुद बन जाता है कुछ समय के बाद। इंटरैक्शन से, लोगों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, उससे एक नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, है ना। इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ये इंटेंशनली नहीं बनाया जाता, ये खुद ही बन जाता है। परफेक्ट। एंड द मेन पर्पज इज सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इसका मेन पर्पज होता है कि इंसान दुख सुख बांट लेगा यार, बता देगा उसके साथ घर में क्या हुआ, किससे लड़ाई करके आया, आज बीवी के साथ लड़ाई हुई, खाना मिला या नहीं मिला, वो सारी चीजें इसमें चलती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर्स। स्ट्रक्चर इज फ्रेम बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज खुद ही बनाते हैं। अब आपकी क्लास में सारे आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ खास दोस्त होंगे जिनके साथ मस्ती करने में बहुत मजा आता है ना, तो वो खुद बनाया जाता है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डजंट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ, इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन का पाथ नहीं है, कोई किसी से कहीं भी कुछ भी बात कर रहा है, बढ़िया चलता है ये, सही है। इसके क्या एडवांटेजेस हैं, जो उसके डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज हैं। फास्ट कम्युनिकेशन, है ना, आपको किसी को कुछ भी बताना है व्हाट्सएप कर दो, क्विकली हो जाएगा। फास्ट कम्युनिकेशन। फुलफिल सोशल नीड्स, हमारी जो सोशल नीड्स हैं कि भाई बातचीत करें, सुख दुख बांटें, हंसी मजाक कर लें, वो सब यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। फॉर्मल में ये सब नहीं हो पा रही थी, राइट। डिसएडवांटेज क्या है, र्यूमर्स फैलते हैं, 70% इंफॉर्मेशन फेक होती है। अब तुम क्लास में बैठे हो, तुमने अपने किसी फ्रेंड को देख लिया कि ओहो ये उस लड़की से बात कर रहा था, फिर देखो जरा कैसे र्यूमर फैलते हैं सब जगह। अगले दिन वही पॉपुलर होगा, कहीं से वो जा रहा होगा ना क्लास में, तो लोग उसे कह रहे हैं हाँ क्या बात है, र्यूमर्स, समझ रहे हो। नेक्स्ट आता है नो सिस्टमैटिक वर्किंग, इसके अंदर थोड़ा सिस्टमैटिकली नहीं होती चीजें, अनसिस्टमैटिकली चलती हैं। इट मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, समटाइम्स इसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपके गोल्स अचीव नहीं होते, लोग मस्ती मजाक में ही टाइम पास कर देते हैं सारा का सारा। इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देम। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज को अपोज कर रही है या वहाँ पे मैनेजमेंट के पीछे पड़ गई है, मैनेजमेंट की बात नहीं मान रही है, तो फिर गोल्स अचीव नहीं हो पाते। तो ये बच्चे फॉर्मल और इनफॉर्मल में चीज़ें आ जाती हैं। एक डिफरेंस है जो आप एक बार इसको रीडिंग लगाओगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत आएगी तो लेट मी नो, हम उस पॉइंट को अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सर व्हाट इज डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या है। देखो मैं तो ये समझता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना डेलीगेशन के ग्रो नहीं कर सकता, ग्रो ही नहीं कर सकता। एक अकेला इंसान कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, वो सारी चीजें अकेले तो नहीं कर पाएगा ना। मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितनी सारी चीजें होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक अकेला इंसान कैसे कर लेगा, नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने काम को किसी और को असाइन करना पड़ता है। वो अपना काम किसी और 2-4 लोगों को बांट देता है कि यार तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो एक सुपीरियर जब अपना काम अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को पास ऑन करता है, एक सुपीरियर अपना काम जब अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को पास ऑन करेगा, उसी को हम डेलीगेशन बोलते हैं। याद रखना, 2 ही लोगों के बीच में चलेगा ये, एक सुपीरियर और एक उसका सबऑर्डिनेट, राइट। सर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता था, ये आप फेयोल के प्रिंसिपल्स में ही पढ़ के आए हो। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जहां पे डिसीजन मेकिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बांट दी जाती है, यानी ये एक स्टेप और आगे है। डेलीगेशन तो 2 लोगों के बीच में हुआ, एक बॉस और एक उसका सबऑर्डिनेट, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कि मैं तो हूं ही, टॉप लेवल अपनी डिसीजन मेकिंग करेगा, मिडल अपनी करेगा, लोअर अपनी करेगा, डिसीजन मेकिंग सब जगह फर्दर बटी हुई है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन से एक स्टेप और आगे है, जबकि ये ध्यान रखना कि डिसेंट्रलाइजेशन सब लोग करें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेलीगेशन सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है, आपको अपनी अनइंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जब मैंने चीजें शुरू करी थी तो मैं ये पीपीटीज भी मैं ही बना रहा था, पढ़ा भी मैं ही रहा था, कमेंट्स भी मैं ही रिप्लाई कर रहा था, नोट्स भी मैं ही सोच रहा था, स्ट्रैटेजीज भी मैं ही बना रहा था, एडिटिंग भी मैं ही कर रहा था, थंबनेल भी मैं ही बना रहा था, एनालाइज भी मैं ही कर रहा था, सारी चीजें। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ा,
तो फिर टीम बिल्ड होती गई, 1 लोग 2 लोग 3 लोग होते रहे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो मुझे जो चीजें लगती थी कि यार कोई और भी कर सकता है, मैंने वो डेलीगेट कर दी। इसको डेलीगेशन बोलेंगे, क्योंकि मैंने अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया सो दैट मैं और अच्छी चीजों पे फोकस कर पाऊं। दिस इज डेलीगेशन। समझे या नहीं समझे? क्या है डेलीगेशन? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। लेकिन आपकी लिमिट्स में ही काम कर सकता है सबऑर्डिनेट, ये नहीं कुछ भी कर रहा है। समझे? Delegation refers to transfer of authority from a superior to a subordinate. It is the entrustment of responsibility, भरोसा दिखाना किसी के ऊपर, एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी स्टैब्लिश करना। इट हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन। एक मैनेजर की मदद करता है उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने में, क्योंकि वो मैनेजर अब और चीजों पे फोकस कर सकता है, राइट? हिज एक्टिविटीज वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही कैन डू, है ना? इट enables a manager to focus on high priority areas। अब वो high priority areas पे फोकस कर सकता है और अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। डेलीगेशन में 3 एलिमेंट्स आते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। हमने ये भी फियोल के प्रिंसिपल में पढ़ा था कि अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो उसको साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। अगर आप किसी को सिर्फ पावर्स दे रहे हो, जिम्मेदारी नहीं दे रहे, तो मजा नहीं आएगा। आप किसी को सिर्फ जिम्मेदारी दे रहे हो, पावर नहीं दे रहे, मजा नहीं आएगा। डेलीगेशन में दोनों चीजें हैं, अथॉरिटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आपको उसको पूरी शिद्दत से निभाना है ना? अब अगर मैंने ये पीपीटीज किसी को असाइन करी है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कि वो उतने ही ब्यूटीफुली बनाए जितना ब्यूटीफुली मैं बना रहा था, राइट? तो देखो क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड टू एन इंडिविजुअल। इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉइज एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। अ सबऑर्डिनेट मस्ट परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। इट इज द ऑब्लिगेशन टू प्रॉपरली, बेटा सिर्फ परफॉर्म नहीं करना, प्रॉपरली परफॉर्म करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड बिकॉज सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू अ सुपीरियर। एक सबऑर्डिनेट हमेशा अपने सुपीरियर को ही रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ फ्लो करती है। अथॉरिटी क्या होता है? द पावर टू टेक डिसीजंस, राइट? कि आप अपने दम पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब पावर तो चाहिए ना। अगर मैंने आपको कोई जिम्मेदारी दी है तो आप उसके बैलेंस की आपको पावर्स भी चाहिए कि आप ताकि अच्छे से अपना गोल कर पाओ, अपना काम अचीव कर पाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, when managers pass their responsibility to their subordinate, they also pass some of the authority to the subordinate। authority क्या है? right to take decisions, आप अपने लेवल पे थोड़े बहुत डिसीजन ले पाओ। authority determine superior subordinate relationship, authority से ही पता चलता है कि superior subordinate का कैसा relationship है। authority कैसे चलती है? superior से subordinate। एक superior ही अपने subordinate को authority पास कर सकता है, नीचे वाला नहीं पास कर सकता। समझे? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, ठीक है? अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बाबा फ्योल ने भी बोला था। अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब मैंने किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी, ठीक है? अब अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकता मैं, जवाबदेही मेरी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, पीपीटीज मैंने किसी को बनाने के लिए दी और उसने 2 क्वेश्चन गलत छाप दिए। अब जवाबदेही मैं ये नहीं कह सकता कि यार देखो मेरी गलती नहीं है बच्चों, वो पीपीटी तो किसी और ने बना दी थी तो मेरी गलती नहीं है, उसको पकड़ो। नहीं, मैंने दी थी ना उसको अथॉरिटी, मैंने दी थी ना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अकाउंटेबल भी मैं ही हूं। मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी से नहीं भाग सकता। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, कि अगर आपने किसी को कोई अथॉरिटी दी है या आपने किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो जवाब आप दोगे, इससे नहीं भाग सकते। अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। जवाबदेही तो आपकी है, right? Accountability implies being answerable for the final outcome for the assigned task. Once responsibility for the performance of an assigned task is accepted, जब responsibility accept हो गई, one cannot deny accountability. Accountability से नहीं भाग सकते फिर आप। अगर मैंने जिम्मेदारी ले ली बच्चों की, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, भाई क्यों नहीं पढ़ाया, फिर बोला क्यों था, है ना? आगे क्या लिखा है? Accountability arises from responsibility। ये भी ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि एक लोअर लेवल का पर्सन हमेशा अपर लेवल के पर्सन को अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इट फ्लोज अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ चलेगा। सिंस द सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर, ठीक है? एक डिफरेंस आ जाता है बच्चों। सबसे पहले मीनिंग हमने देख लिया, डेलीगेशन, अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो, ये नहीं कर सकते अकाउंटेबिलिटी।
ये एक पोजीशन से आती है, आपके पास पावर पोजीशन से मिलती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से आती है, अगर मैंने किसी को राइट दिया है तो जिम्मेदारी उसकी रहेगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। फ्लोज डाउनवर्ड, फ्लोज अपवर्ड, फ्लोज अपवर्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हमारे पास टॉपिक आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारा डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप लेवल कर रहा हो। सारा डिसीजन मेकिंग सिर्फ कौन कर रहा है? टॉप लेवल, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ये आपने फ्योल के प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा। डिसेंट्रलाइजेशन, जब डिसीजन मेकिंग पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, इट रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन अ फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल. An organization is centralized when decision making is in the hands of top level only. Decentralization क्या है? Even and systematic distribution of authority at every level. यही मेन डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन बस दो ही लोगों के बीच में होगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन हर लेवल को पावर्स देता है, ठीक है? तो केस स्टडी में आइडेंटिफाई करना इजी है, ओके? Those organizations in which decision making authorities lie with the top management only are known as centralized. और जहां पे ये बटी होती है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है? इन अदर वर्ड्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज पुश डाउन द चेन ऑफ कमांड। डिसीजन मेकिंग चेन ऑफ कमांड में नीचे तक दिया गया है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में दोनों में लगभग यही इंपॉर्टेंस चल जाती है, ठीक है? क्या होता है? नंबर वन, इट डेवलप्स इनिशिएटिव्स अमंग द सबऑर्डिनेट्स। ये सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव डेवलप करता है, मतलब कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, चाहे डेलीगेशन हो चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो, आपने उनको पावर दिया तो अब वो काम करेंगे तो उनमें नया इनिशिएटिव डेवलप होगा। इनिशिएटिव डेवलप होने का क्या मतलब है? इनिशिएटिव डेवलप होने का मतलब है कि अब वो ज़्यादा बेटर वे में, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने पावर्स के साथ काम कर सकते हैं और कुछ नया लेके आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर टू, इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। ये फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करने वाली बात है, क्योंकि आज वो लोग वो काम कर रहे हैं जो फ्यूचर में एज अ लीडर करेंगे, है ना? अगर मैं आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लीड रोल निभा रहा हूँ, जब मैं डेलीगेट करूंगा, जब मैं डिसेंट्रलाइज करूंगा, जब मैं पावर्स आगे दूंगा, तो वो लोग मेरा वाला काम कर रहे होंगे। फ्यूचर में जब वो मेरी पोजीशन पे आएंगे तो मैं एक तरीके से फ्यूचर लीडर्स तैयार कर रहा हूँ, राइट? मैनेजरियल टैलेंट तैयार कर रहा हूँ। क्विक डिसीजन मेकिंग, जब आप पावर्स दे दोगे कि डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हो, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी या नहीं होगी? जब आपने डिस्ट्रीब्यूट ही कर दी पावर्स, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी अपने आप। नेक्स्ट क्या आता है बेटा जी? ग्रोथ देखने को मिलती है। डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर ऑटोनॉमी, ज़्यादा फ्रीडम मिलती है लोअर लेवल को, तो वो अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, अपना जो भी उनका बेस्ट इंटरेस्ट है उसमें काम कर सकते हैं, और ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल, आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि सब अपना अपना डिसीजंस लेते हैं, तो वो पर्सनली अकाउंटेबल भी होंगे, अकाउंटेबिलिटी भी आती है इस चीज़ के अंदर, तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि गलती किसकी है, क्योंकि जवाबदेही है ना अब यहाँ पे। लास्ट आता है रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ये स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, सो दैट आप नोट्स मिस ना करो, एग्जाम में तो यही लिख के आना है। रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट का मतलब अब टॉप मैनेजमेंट अपने बर्डन से रिलीव्ड हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना काम बांट दिया। तो सारा काम जो मुझे पहले अकेले को करना था, अब काम बट गया, तो मुझे काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। परफेक्ट। लास्ट आता है बच्चों एक डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन मैंने बोला ना कंपलसरी है, करना ही पड़ता है, ये ऑप्शनल है कि सबको पावर देनी है या नहीं देनी है। यहाँ पे थोड़ी सी कम फ्रीडम होती है, यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम होती है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ही दे दिया गया है, यहाँ पे एक लिमिट तक पावर दी जाती है। ये बेसिकली टास्क शेयर करने के लिए करा जाता है। ये एक रिजल्ट है पॉलिसी का, पॉलिसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कि हम डिसेंट्रलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। इट हैज़ अ नैरो स्कोप, ये थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले बोला ये एक स्टेप और आगे है डेलीगेशन से। इसका मेन पर्पस बर्डन कम करना होता है, इसका मेन पर्पस सबऑर्डिनेट्स का रोल बढ़ाना होता है, सो दैट वो अपने आप को पार्ट ऑफ मैनेजमेंट समझे, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझे और मोटिवेट होकर काम करें। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन बेटा जी। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग हो जाता है समाप्त। अगली क्लास में अब नेक्स्ट वीक मंडे को हम लोग स्टाफिंग शुरू करेंगे, एंड दिस इज हाउ हमारा BST का फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट अब एंडिंग की तरफ जाता जा रहा है, और हम जल्दी से इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट खत्म करेंगे और सेकंड पार्ट भी क्विकली शुरू करके आपकी अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। हाफ ईयरलीज भी अप्रोच कर रहे हैं, जल्दी मिलते हैं नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।